स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 12th का आपका सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी का आपका जो प्री बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं बच्चों, इसकी तैयारी के लिए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसे लेके आए हैं, जिसे बहुत ही बढ़िया तरह से इस वीडियो में हम सॉल्व करके समझेंगे। ठीक है, बेसिकली बच्चों जैसा कि आपको पता है कि आप सभी का कल यानी कि 22 दिसंबर को आपका सोशियोलॉजी का प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए हम एक इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर को सॉल्व करके इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और सुनो कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन हमने लिया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, जिसके आपके प्री बोर्ड के कल के पेपर में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। और साथ ही 2024 में आपका जो सीबीएसई का बोर्ड का पेपर है, ये सोशियोलॉजी का होगा आपका 1 अप्रैल 2023 को। तो ये सैंपल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो को आप सभी बच्चे बिल्कुल एंड तक देखना, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले पेपर के पैटर्न की बात करेंगे। तो पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा और ये 80 नंबर का आएगा। ठीक है, अब देखो पेपर के पैटर्न को समझने के लिए यह जरूरी है कि आप उसके सामान्य निर्देश को पढ़ें। पेपर के अंदर आपके 4 खंड होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 35 होंगे। ठीक है, जिसमें से खंड का के अंदर प्रश्न संख्या 1 से 16 ये रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि खंड ए में टोटल आपके 16 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर खंड खा यानी कि सेक्शन बी होगा, इसमें 17 से 25 ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के। ठीक है, फिर खंड गा आ जाता है आपका, जिसके अंदर 26 से लेके 32 ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 4-4 नंबर के। ठीक है, और 2 नंबर के बेसिकली 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल जाएगी और 4 नंबर के 1 क्वेश्चन में। फिर खंड आपका जो घा रहेगा ये थोड़ा बड़ा है और इसमें बेसिकली क्वेश्चन तो 3 ही होंगे लेकिन अलग अलग। ठीक है, 33 से 35 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, 6-6 नंबर के, जिसमें से 33वां जो क्वेश्चन है ये तो ग्राफिक्स वाला होगा, और जो 34वां क्वेश्चन है ये एक पैसेज के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पर आधारित होगा। और जो 35वां क्वेश्चन है वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर का पैटर्न है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस पेपर को बेसिकली 2 वीडियो में समझेंगे। ये हमारी पार्ट 1 की वीडियो है, जिसमें खंड का और खा यानी कि एमसीक्यू और 2 नंबर के क्वेश्चन इसे समझ लेंगे। बाकी बच जाता है आपका खंड गा और घा, इसे हम पार्ट 2 में समझ लेंगे और पार्ट 2 की वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। पार्ट 2 का लिंक जो है वीडियो का आई बटन में भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल टॉप पे आपको मिल जाएगा, वहां से जाके जरूर देख लेना। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ से समझे अच्छे तरीके से, ये आपका पैटर्न है। क्योंकि इंग्लिश में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो सैंपल पेपर है इसे मैं हिंदी मीडियम में तो समझाऊंगा ही अच्छे तरीके से। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के रहेंगे उनके लिए भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप भी अपनी तैयारी को कर सकें। ठीक है, चलिए 3 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम शुरुआत करेंगे अपने सैंपल पेपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का इस वीडियो का जो सबसे पहला हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए यानी कि खंड का, वो शुरू हो जाता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर हमारे कितने एमसीक्यू हैं, 16 एमसीक्यू। तो आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले अपने मन ही मन कमेंट बॉक्स में लाइव सेशन में जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। और जब वीडियो खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, तो आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके अपना स्कोर भी बताना कि 16 में से आपने कितने का राइट आंसर दिया। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए शुरुआत करेंगे। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, क्या ये ज्योतिबा फुले थे, क्या ये पेरियार थे, या फिर एम श्रीनिवास, या फिर माल्थस थे। तो माल्थस ने बेसिकली वो जो जनसांख्यिकीय सिद्धांत था वो दिया था, तो इनका संबंध इससे है नहीं। ज्योतिबा फुले ये तो बेसिकली एक अध्यापिका जो थी वो रही थी, और पेरियार का इनका संबंध है नहीं। तो कौन बचता है, ऑप्शन नंबर बचता है सी, यानी कि एम श्रीनिवास। ये आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाय हुम वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृतिनाइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट क्रिएटेड बाय द एम श्रीनिवास। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है,
भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो शब्द थे ये अस्तित्व में आए थे? ठीक है, आपको ना हिंट देता हूं। ये बेसिकली 19th सेंचुरी के बाद की बात है, यानी कि हम ये कह सकते हैं 20th सेंचुरी के तीसरे दशक की बात है। ठीक है, तो ये बेसिकली कब है? तो ये थी बेसिकली भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, ये जो 1935 का अधिनियम आया था, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति शब्द अस्तित्व में आए थे। इसी तरीके से इंग्लिश में ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 3 की। जो मजदूर छुट्टी पर गए हैं, उनके स्थान पे जो मजदूर काम करने के लिए आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि ये एक फैक्ट्री है, ठीक है? इस फैक्ट्री में ये 10 लोग काम करते हैं। अब इन 10 में से 3 जो मजदूर हैं वो छुट्टी पे चले गए और अब 3 मशीनें जो है ये तो खाली रह जाएंगी। तो इन मशीनों पे काम करने के लिए जो अलग से मजदूर आते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? क्या ये ठेकेदार? अरे ठेकेदार तो ठेकेदार होता है, ये तो मजदूर कैसे हो गया? तो ये हट जाएगा। उपयोग तो सभी हो नहीं सकते। तो या तो गिरमिटिया हो सकता है या फिर बदली। अब एक मजदूर के बदले में दूसरा मजदूर काम करने आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बदली कामगार या फिर बदली मजदूर बोलेंगे। ठीक है? The workers who work in place of those who have gone on leave are called ट्रांसफर वर्कर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, हमें एक असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, एक गलत कथन का। तो लिखेंगे, मतलब दिया गया है 1970 के दशक में भारत में महिला आंदोलन का नवीनीकरण हुआ, यानी कि 1970 के दशक में भारत में महिला आंदोलन नए नए शुरू हुए। बिल्कुल ठीक। महिलाओं ने ये जो आंदोलन किए, ये हिंसा के प्रति अभियान थे। बिल्कुल ठीक है। महिलाओं ने हिंसा के साथ साथ यौन उत्पीड़न, दहेज प्रथा, इसके विरोध में आंदोलन किए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कहना कि ये आंदोलन स्वायत्त नहीं थे, ये आंदोलन जो राजनीतिक दल थे इनके द्वारा चलाए जाते थे, इनके द्वारा शासित होते थे, ये गलत। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन स्वतंत्र थे, इन पे राजनीतिक दलों का कोई भी शासन नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है वो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर से आपके एक ही साथ 4 जो एमसीक्यू वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ध्यान से पढ़िए। भारत की 15वीं जनगणना जो कि 2011 में हुई, इसके अनुसार हमें कथन को ध्यान से पढ़ना है। तो पहला दिया गया है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है भारत में, वो कौन सा है? तो भैया वो है यूपी, यानी कि ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत में? तो भैया ये है हमारा सिक्किम, ये भी ठीक है। और सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। ओके, सबसे बड़ा भारत में राज्य कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो ये है राजस्थान, ये भी बिल्कुल सही है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है एरिया के अकॉर्डिंग? तो भैया ये है हमारा गोवा। तो ये सारी बातें सही हैं, ठीक है। जनसंख्या के आधार पे कम ज्यादा, क्षेत्रफल के आधार पे कम ज्यादा वाले जितने भी ये राज्य की हमने बात की, ये सभी के सभी बातें यहाँ पे सही हैं। ठीक है, तो आपको चार की चारों बातें एक के बारे में समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ऑप्शन जो सी है 1 2 3 4 ये सभी सही है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपका यहाँ पे मोस्ट पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और जो सबसे कम वाला है वो नीचे आ जाएगा। लार्जेस्ट कौन है एरिया के अकॉर्डिंग, स्मॉलेस्ट कौन है, ये चीजें हैं, तो सी राइट है। ओके, अब आ जाता है यहाँ पे अभिकथन और कारण। तो अभिकथन देखिए हमारा क्या कहता है, 2011 में जो जनगणना हुई, इसके अनुसार ये कहा गया कि पूरे भारत के जितने भी लोग हैं उसमें से 60% लोग गांव में रहते हैं। बिल्कुल ठीक। कारण क्या है इनके गांव में रहने का? कारण ये है, ये उनके जीवन कृषि और उनसे संबंधित व्यवसाय पे चलता है। यानी कि जो लोग गांव में रहते हैं इनका जीवन कृषि से और कृषि से संबंधित जो व्यवसाय है उस पे चलता है, भूमि उत्पाद पे चलता है। ठीक है, तो मतलब कि कारण भी बिल्कुल सही है कि ये लोग गांव में क्यों रहते हैं। तो हम बोलेंगे भैया अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की एकदम सही व्याख्या करते हैं, तो ए राइट है। ठीक है, असेसेंट रीजन ठीक है और यहाँ पे ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, तो ये राइट है। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि महात्मा गांधी और डैश इन दोनों ने 1920 के दशक से ही अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के विरुद्ध अपने आंदोलन शुरू कर दिए थे। तो इसका राइट आंसर है बच्चों बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इसमें यह दिया गया है कि निम्नलिखित में से सामाजिक आंदोलन के विरोध के साधन क्या है? यानी कि जो भी सोशल मूवमेंट होते हैं, सामाजिक आंदोलन होते हैं,
इसमें आप विरोध कैसे करते हैं? कोई भी जुलूस निकलता है, ठीक है? तो हम बेसिकली आंदोलन जो होता है, मूवमेंट होता है, हम कैसे प्रतिरोध करते हैं? हम इसका विरोध मतलब विरोध कैसे प्रदर्शन करते हैं? हम मशाल लेते हैं, जला के निकलते हैं, जुलूस निकालते हैं, हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विरोध करते हैं, हम काले कपड़े पहन के निकलते हैं तो विरोध करते हैं, है ना? तो ये सारे तरीके इसमें शामिल हैं, यानी कि डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? इसी तरीके से इंग्लिश में ऑप्शन डी राइट है आपका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मूवमेंट आर मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट? टॉर्च प्रोसेशन, स्ट्रीट व्यू, ड्रेस्ड इन ब्लैक, इस तरीके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इनकी अध्यक्षता में सबसे पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन हुआ। तो ये तो आपका पॉलिटिकल का भी क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए किसके द्वारा हुआ था भाई? ये हुआ था काका कालेकर, ठीक है? काका कालेलकर बेसिकली। किसके द्वारा? काका कालेलकर। इंग्लिश में देख लेंगे तो बैकवर्ड क्लास कमीशन किसके द्वारा बनाया गया था? ये कालेकर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच क्या कहलाती है? तो सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच होती है सामाजिक विषमता, यानी कि समाज में जो भी संसाधन है, ठीक है? मान लेते हैं समाज में संसाधन है कि जो गाड़ी है या फिर कह सकते हैं कि एक पार्क है, इसको सभी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा इसका यूज कर पा रहे हैं और गरीब, दरिद्र, अस्पृश्य, छुआछूत इस ये जो प्रथाएं इसकी वजह से ये लोग इस पार्क का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये किस लिए हो रहा है? ये समाज में जो विषमता फैली हुई इसकी वजह से हो रहा है ना? तो सामाजिक संसाधनों तक पहुंच असमान इसीलिए है क्योंकि समाज में विषमता है, सोशल इनइक्वालिटी इसीलिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11। भारत में हरित क्रांति लाने का किसका योगदान है? तो हरित क्रांति भारत में किसके द्वारा लाई गई भाई? ये लाई गई थी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। किसके द्वारा? एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट है, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लेके आए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन क्या है? किसानों के द्वारा जो आत्महत्याएं की जाती हैं, इसके क्या कारण है? तो भाई किसान जो है वो बैंक के कर्जे की वजह से, उसके पास में खेती नहीं होती है इस वजह से, या फिर उसे फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, इस वजह से वो हत्या कर लेता है। बैंक का कर्जा बहुत हो जाता है उसके पास में। अभी एक मूवी भी आई थी, आपने देखी होगी, जवान मूवी है ना? तो उसमें वो जो किसान वो जो हीरो है वो किसानों के डेटा के बारे में बताता है। ठीक है? तकरीबन 15 करोड़ कुछ लाख जो है, वो एक ही साल में किसान बैंक के कर्जे की वजह से मारे गए। ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। बैंक के कर्जे की वजह से, खेती का ना होना, फसल का उचित मूल्य का ना मिलना, ये सभी चीज़ें। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? तो जो फार्मर्स हैं, वो सुसाइड क्यों कमिट करते हैं? इन सभी कारणों की वजह से। क्वेश्चन नंबर 13। जनसांख्यिकी का अध्ययन समाज शास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। वस्तुतः समाजशास्त्र के उद्भव और एक अलग अकादमिक विषय के रूप में इसकी स्थापना का श्रेय बहुत कुछ जनसांख्यिकी को भी जाता है। तो जनसंख्या का डैश सुव्यवस्थित अध्ययन है। तो जनसांख्यिकी एक सुव्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है? सी वाला ऑप्शन राइट है। ये तो आपके सपोर्ट में भी दिया गया है। ओके? अब क्वेश्चन नंबर 12। भारत में स्पष्ट रूप से उदारीकरण की प्रक्रिया का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? ठीक है? तो हमको पता है ये 1991 में हुआ था और 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो ये रहे थे नरसिम्हा राव जी। ठीक है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। आगे, निम्न में से कौन सा ग्रामीण समाज की विशेषता है? यानी कि जो लोग गांव में रहते हैं, उनके गांव के समाज की क्या विशेषता है? क्या वहां पे श्रम विभाजन होता है? बिल्कुल भी नहीं। सामाजिक गतिशीलता ज्यादा होती है? नहीं। आबादी घनी होती है? नहीं। बल्कि वहां पे कृषि व्यवसाय सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। ठीक है? इसी प्रकार से आपका इंग्लिश में हो जाएगा बी वाला, एग्रीकल्चर बिजनेस। सबसे आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, सन 2000 में कौन सा राज्य बना? तो सन 2000 में 3 राज्य बने थे। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तरांचल और तीसरा झारखंड। ये तीनों ही बने थे। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? यहाँ पे डी आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने मात्र 15 मिनट के अंदर, ठीक है, 14 मिनट हुए हैं वैसे तो, मात्र देखा जाए तो 10 ही मिनट हुए हैं क्योंकि 4 मिनट का तो हमारा इंट्रो हो गया था। तो 10 मिनट के अंदर हमने अपने सेक्शन ए के जो 16 एमसीक्यू थे ये कंप्लीट कर लिए। अब आप सभी बच्चे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि 16 में से आपने कितने एमसीक्यू का राइट आंसर दिया, और बिल्कुल सही सही बताना है, चीटिंग नहीं करेगा कोई भी, ठीक है? ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ भाई आपने कितना स्कोर किया है।
ठीक है। अब यहाँ पे आता है आज के पेपर का दूसरा सेक्शन, खंड नंबर बी, यानी कि सेक्शन बी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। इसमें बेसिकली आपके 2 नंबर के 9 क्वेश्चन है और अथवा मिला दें तो 11 क्वेश्चन है ना। तो सारे क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो 17 का पहला क्वेश्चन क्या है, बम्बई टेक्सटाइल मिल की हड़ताल कब हुई? इसकी 2 मांगे लिखिए। तो बम्बई टेक्सटाइल की जो हड़ताल थी ये 1982 में हुई थी, ठीक है। तो लिखेंगे 1982 के बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक का जो नेतृत्व था ये एक व्यापार संघ के नेता डॉक्टर दत्ता सामंत ने किया था, जो कि 2 साल तक चली थी। अब 2 मांगे क्या थी? पहली मांग तो ये थी कि मजदूरों की जो मजदूरी है वो थोड़ी बढ़ाई जाए, साथ ही मजदूरों को अपना एक संघ बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो बम्बई टेक्सटाइल हड़ताल के बारे में अब आप क्या क्या याद रखेंगे? सबसे पहली तो ये कब स्टार्ट हुई? तो 1982 में। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? व्यापार संघ के एक नेता थे डॉक्टर दत्ता सामंत के द्वारा। कितने साल तक चली? तो 2 साल तक चली थी। इसके 2 मांगे क्या थी? बेहतर मजदूरी, अपना संघ बनाने का अधिकार। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के अथवा वाले क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, हड़ताल और तालाबंदी, इसमें क्या अंतर है ये आपको बताना है, ठीक है। दोनों ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करेंगे हड़ताल की, फिर तालाबंदी। देखिए हड़ताल क्या होती है, कभी कभी या फिर कई बार अपनी मांगों को मनवाने के लिए कर्मचारी हड़ताल करते हैं, यानी कि वो रहते तो फैक्ट्री में ही है लेकिन वो क्या करते हैं, फैक्ट्री के अंदर ही काम को छोड़ के एक जगह बैठ जाते हैं, सभी पंचायत जैसा बना के, एक घेरा सा बना के, फिर वो मांग करते हैं, ठीक है, हमारी ये मांग है, इसे मानो तभी हम काम करेंगे, नहीं तो हम यहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये हड़ताल होती है। अब हड़ताल काम की बुरी दशाओं के लिए भी हो सकता है, अपनी जो पगार है उसको बढ़ाने के लिए, मजदूरी बढ़ाने के लिए भी हो सकता है। तालाबंदी क्या है? तो तालाबंदी स्वयं जो मिल के मालिक होते हैं, उद्योग के मालिक होते हैं, इनके द्वारा किया जाता है। ये मिल के यानी कि जो फैक्ट्री का मुख्य द्वार होता है, उस पे ताला लगा देते हैं, ठीक है। तालाबंदी में क्या होता है कि मालिक गेट को बंद कर देता है ताला लगा के और श्रमिक को अंदर जाने से रोकता है। इसीलिए तालाबंदी के अंतर्गत श्रमिक किसी और जगह काम करने को मजबूर हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था आपका, आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो बॉम्बे टेक्सटाइल कब हुई थी? 1982 में हुई थी। इसका लीडर कौन था? लीडर थे डॉक्टर दत्ता शर्मा। इसके 2 डिमांड्स क्या थी? तो बेटर वेक्स एंड राइट टू फॉर्म देयर ओन यूनियन। उसके बाद में आपको बताना था डिफरेंस किसके बीच में, स्ट्राइक और लॉकआउट के बीच, ठीक है। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही आसान प्रश्न है, पुराना सामाजिक आंदोलन और नया सामाजिक आंदोलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले बात करेंगे पुराने सामाजिक आंदोलन की, फिर नए की बात करेंगे। देखिए पुराने सामाजिक आंदोलन जो है ये भारत की आजादी से पहले हुआ करते, और भारत से आजादी के पहले, भारत की आजादी से पहले क्या टॉपिक होते थे? नारी आंदोलन, सती प्रथा के विरोध आंदोलन, बाल विवाह के विरोध आंदोलन, जाति प्रथा के विरोध में आंदोलन, यही आंदोलन होते थे। तो इन्हें बोलते हैं पुराने सामाजिक आंदोलन, ठीक है। अब ये उस समय एक राजनीतिक दायरे में होते थे, इनका एक निश्चित क्षेत्र और देश होता था। लेकिन आज के जो नए सामाजिक आंदोलन है उनका ये टॉपिक है ही नहीं। उनका टॉपिक है वर्तमान में लोगों के जीवन स्तर को बदलने, अच्छा बनाने के लिए, एक शुद्ध पर्यावरण के लिए, ठीक है। और आज के ये जो नए सामाजिक आंदोलन है ये राजनीतिक दायरे में नहीं होते हैं, बल्कि राज्य दबाव डालता है इनको बंद करने, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, जैसे आपने पॉलिटिकल में पढ़ा था ना, वो ऑस्ट्रेलिया की फ्रैंकलिन नदी पे बांध विरोधी आंदोलन चला था, तो वो इसी का एग्जाम्पल है एक, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको पुराने और नए सामाजिक आंदोलन में डिफरेंस। इंग्लिश में देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड सोशल मूवमेंट एंड न्यू सोशल मूवमेंट। तो ओल्ड सोशल मूवमेंट की ये बात आएगी और न्यू की ये आएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 19 क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, प्रतिस्थापन स्तर से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो प्रतिस्थापन स्तर क्या होता है, आ जाइए समझते हैं। प्रतिस्थापन स्तर यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें जब जितने बूढ़े वृद्ध जो लोग होते हैं वो मरते जाते हैं, उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन दर, यानी कि अगर 100 वृद्ध लोग मरते हैं तो उनकी जगह उनके स्थान को भरने के लिए 100 नए बच्चे जन्म लेते हैं, इसको बोलते हैं। भारत में केरल की कुल प्रजनन दरें वास्तव में प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है, यानी कि वहां पे
वृद्ध मरते तो ज्यादा हैं लेकिन जन्म कम होता है। ठीक है, इसी हिसाब से फिर हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, यहाँ की प्रजनन दरें उससे बराबर हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये ऐसे राज्य स्तर है जहाँ पे प्रतिस्थापन स्तर ऊपर है। ठीक है, और भी एक दो पॉइंट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रतिस्थापन स्तर विद एग्जांपल के साथ में आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से क्या होती है क्या नहीं। चलिए अब इंग्लिश मीडियम में देखते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई रिप्लेसमेंट लेवल एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो क्या है इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब वैसे तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका 2 नंबर में आएगा, लेकिन मैंने ये 2 नंबर में इसलिए ही लिया है क्योंकि इसको क्वेश्चन को आपसे 4 नंबर में भी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे अभी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है, वर्ण और जाति में अंतर के कोई 4 अंतर स्पष्ट, यानी कि कोई 4 अंतर आपको बताने हैं वर्ण और जाति में। तो सबसे पहले देखिए, वर्ण का अर्थ है रंग। वर्ण का अर्थ रंग होता है। भारतीय समाज में 4 वर्ण माने जाते हैं, ब्राह्मण फर्स्ट, सेकंड क्षत्रिय, दूसरे वैश्य, तीसरे शूद्र। शूद्र जो है, शूद्र जाति को एक क्षेत्रीय या फिर स्थानीय उपवर्गीकरण के रूप में समझा जा सकता है। जाति क्या है, जाति एक व्यापक शब्द है जो किसी वंश किस्म को संबोधित करने के लिए किया जाता है, जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य ये शामिल है। वर्ण कर्म प्रधान है जबकि जाति जन्म प्रधान है। वर्ण व्यवस्था लचीली है जबकि जाति व्यवस्था कठोर है। वर्णों की संख्या मात्र 4 है जबकि जातियों की संख्या हजारों में, लगभग 3000 से भी ज्यादा जातियां हैं। ठीक है, तो 2 नंबर में आपको इस तरीके से लिख देना है। इंग्लिश में देखते हैं, एक्सप्लेन एनी फोर डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड कास्ट। तो क्या क्या है इसके बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या है, सामाजिक बहिष्कार से आप क्या समझते हैं। तो क्या होता है सामाजिक बहिष्कार, समझिए। बेसिकली वह तौर तरीके जिनके जरिए किसी व्यक्ति या फिर किसी समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है या अलग रखा जाता है, उसे सामाजिक बहिष्कार बोलते हैं। आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी तो उसमें यही होता था कि अगर गांव को कोई एक व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता था तो उसको गांव से बाहर रख देते थे। बाहर गांव से बाहर एक रूम जैसा दे दिया जाता था और कहा जाता था कि 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए तुम गांव से पूरी तरीके से कटे हुए हो। ठीक है, पूरी तरीके से मिलने से रोका जाता था उसे। सामाजिक बहिष्कार कोई आकस्मिक नहीं होता है, ये व्यवस्था व्यवस्थित होता है और अनैच्छिक होता है। लंबे समय तक विषमता व बहिष्कार के कारण निष्कासित समाज प्रतिशोध व घृणा की भावना पैदा हो जाती है। यानी कि लंबे समय तक मान लेते हैं जो सजा है उसे वो मिलनी चाहिए मात्र 2 महीने की, आपने उसे 2 साल तक बहिष्कार करके रखा है, तो सिंपल सी बात है वो तो गुस्सा होगा, प्रतिशोध लेकर घृणा आएगी, है ना। इसी वजह से जो ये निष्कासित समाज होते हैं ये अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश भी नहीं करते, जैसे कि दलित है, जनजाति है, महिलाएं हैं या फिर अन्य जो सक्षम लोग हैं, वो कहते हैं नहीं हम अपनी खुद एक अलग पहचान बनाएंगे, हमें मतलब ही नहीं किसी और से, है ना। तो ये चीजें हैं, तो इसको बोलते हैं सामाजिक बहिष्कार। ओके, इंग्लिश में आ जाएंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल एक्सक्लूशन। तो क्या होता है सोशल एक्सक्लूशन, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। हमें इसमें एक और अथवा मिल गया है, बहुत ही बढ़िया बात है भाई। क्वेश्चन क्या है, ये दोनों ही क्वेश्चन हैं तो आपके दो दो नंबर के, बट पेपर में आपसे 4 4 में भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ध्यान से समझिएगा। औद्योगिकरण की कल्पना को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो आ जाइए समझते हैं। देखिए औद्योगिकरण ये एक ऐसी अवधारणा है जिसमें मशीनों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े उद्योगों में वर्तमान की जो आधुनिक मशीनें हैं और श्रम का विभाजन, श्रम के विभाजन की सहायता से इन उद्योगों में काम किया जाता है। हर एक श्रमिक एक छोटा सा पुर्जा बनाता है और वह मुख्य उत्पाद को देख तक नहीं सकता, यानी कि आप जो पुर्जा बना रहे हो, ठीक है ना, आपको पता ही नहीं है कि आपका जो पुर्जा वो कहाँ पे जाके उपयोग में लाया जाए। ठीक है, मार्क्स वेबर और एमिल दुर्खीम इन्होंने शहरीकरण जैसे उद्योग के साथ सामाजिक सुविधाओं की संख्या को जोड़ा। औद्योगिकरण में श्रम एक विस्तृत विभाजन शामिल है, कुछ ये बात है। मैंने आपको 2 से 3 पॉइंट इसके लिखने हैं, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अथवा वाले क्वेश्चन। कृषि तथा संस्कृति का घनिष्ठ संबंध है, इन्हीं दो बिंदुओं के साथ में कथन की विवेचना कीजिए। यानी कि एग्रीकल्चर और जो हमारी सोशल है,
ठीक है, हमारा जो कल्चर है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समझाइए कैसे? आ जाइए देखते हैं। कृषि तथा संस्कृति का घनिष्ठ संबंध है। ग्रामीण भारत की सामाजिकता कृषि पर आधारित। इन व्यवस्थाओं की भिन्नता यहाँ जाति व्यवस्था पर प्रदर्शित करती है, जैसे कि धोबी, लोहार, कुम्हार, सुनार, नाई। ग्रामीण समाज में कृषि योग्य भूमि ही जीविका का एकमात्र साधन है और संपत्ति का एकमात्र प्रकार है, जो कि इन दोनों को दर्शाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे दो क्वेश्चन थे जो कि आपको यहाँ पे पता लग गए होंगे। इंग्लिश में देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड कल्चर आर क्लोजली रिलेटेड, तो वो कैसे हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन में पूछा गया है, छोटे और जो सीमांत भूस्वामी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि छोटे और सीमांत भूस्वामी कौन है, साथ ही भूमिहीन जो खेतिहर मजदूर हैं ये कौन है। तो सबसे पहले छोटे और सीमांत भूस्वामी की बात करते हैं। छोटे और सीमांत भूस्वामी ये छोटे किसान होते हैं जिनके पास बहुत ही कम जमीनें होती हैं और ये केवल अपने परिवार के उपभोग के लिए ही अनाज का उत्पादन कर पाते हैं, सिर्फ अपने परिवार के लिए। इनके पास बाजार में बेचने के लिए अतिरिक्त उत्पादित वस्तुएं नहीं होती। वहीं भूमिहीन खेती मजदूर क्या होते हैं, ये ऐसे मजदूर हैं जिनके पास अपनी जमीन है ही नहीं। ये उन लोगों की जमीनों पे काम करते हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। छोटे भूस्वामी सीमांत कौन है, इनके पास जमीन तो है लेकिन बस इतनी है जिसमें ये अपने परिवार के उपभोग के लिए उत्पादन कर सके, और भूमि इनके पास तो है ही नहीं, ये दूसरे के खेतों पे काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंग्लिश में एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड मर्जिनल लैंडलॉर्ड्स एंड, इस तरीके से है। तो स्मॉल एंड इसकी बात आ जाएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला जाता है क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपको अभी मैंने समझा ही दिया है। ठीक है, चलिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। इसमें क्या दिया गया है, सामुदायिक पहचान क्या है और ये किस पर आधारित है। तो देखिए सामुदायिक पहचान का महत्व। सामुदायिक पहचान जो है ये जन्म और अपनेपन पर आधारित होती है, ना कि किसी उपलब्धि के आधार पे। ठीक है, तो आधारित किस पे है ये पता चल गया। अब ये है क्या, तो सामुदायिक पहचान हम क्या हैं ये इस चीज को बताती है, ना कि इसको कि हम क्या बन गए। ठीक है, सामुदायिक संबंधों में परिवार, नातेदारी, जाति, निर्जाति, भाषा, धर्म ये होते हैं। तो सामुदायिक संबंधों के बढ़ते हुए और परस्पर व्यापक दायरे ही हमारी दुनिया को सार्थक प्रदान करते हैं और हमें पहचान प्रदान करते हैं कि आखिर हम हैं कौन। ठीक है, तो इसका जो मेन आंसर है वही मैंने आपको बताया, बाकी आप छोड़ देना। तो सामुदायिक पहचान क्या है और ये बातें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो अगला आएगा हमारा सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी जिसके अंदर हमारे 4 नंबर के कुछ 7 क्वेश्चन होंगे टोटल, और सेक्शन डी जिसके अंदर कुछ हमारे 6 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, ये वाले। ठीक है ना, तो इन सभी क्वेश्चन को हम करेंगे पार्ट 2 की वीडियो में। आपको बता देता हूं, खंड गा और खंड घा इन सभी को हम पार्ट 2 की वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को ये पार्ट 1 वाली जो वीडियो है ये समझ में आ गई हो, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी वजह से उनकी भी तैयारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आ गए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी हम एक नई वीडियो लेके आए तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फोन पे आ जाएगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगी। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।